हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल महादेव पाठशाला पर। और मैं आप लोगों का आर के गौंड सर आप लोगों को 11 फरवरी की करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा। तो आप लोग अपना दिल थाम करके बैठे और हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। और ये रहा आपका पहला सवाल, और आज बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल है, तो आप मजा आ जाएगा आज। पहला सवाल है कि एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में किसने रजत पदक जीता है? किसने रजत पदक जीता है? तो ये मनु भाकर ने जीता है। जब इनकी बात किया जाए तो ये कितने 25 मीटर 25 मीटर पिस्टल की फायरिंग इन्होंने की है। और इन्होंने जब टीम की तरफ से किया तो इन्होंने क्या किया? गोल्ड मेडल पाया। अब बोलोगे सर ये गोल्ड मेडल समझ में नहीं आया। जब इन्होंने इंडिविजुअल खेला इंडिविजुअल जब खेला तो इन्हें क्या मिला? इन्हें सिल्वर मेडल मिला। कहोगे सर ये समझ में नहीं आया कि ये चल क्या रहा है सिर्फ। तो मैं बोलूंगा भाई कुछ नहीं, बात सुनो तुम। जब शूटिंग चैंपियनशिप की जाती है ना, जब शूटिंग चैंपियनशिप तुम करने के लिए जाते हो तो ये क्या है? ये सारा पॉइंट का खेल है, ठीक है। सारा ये किसका खेल है? पॉइंट का। मान लीजिए कि यहाँ पर एक टीम ए है और यहाँ पर एक टीम बी है। समझ गए? मान लो यहाँ पे तीन बंदे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है? तीन बंदे हैं। इस बंदे ने मान लीजिए कि दो अंक लाया। शूटिंग चैंपियनशिप तीनों ने किया। इस बंदे ने 2 अंक लाया, इस बंदे ने मान लो 4 अंक लाया, और इस बंदे ने भी 4 अंक लाया, ठीक है। और इस यहाँ पे ये मान लो 9 अंक लेके आए, ठीक है। जब इनका टोटल काउंटिंग किया गया तो ये 10 अंक आया, और इन्हें क्या मिल गया? इन्हें मिल गया गोल्ड मेडल। क्या मिल गया इन्हें? गोल्ड मेडल मिल गया, ठीक है। तो अब इसमें क्या कहा जाएगा कि मतलब ये मान लो कि यही थी मनु भाकर। तो कहा जाएगा कि मनु भाकर जब टीम की तरफ से खेल रही थी तो इन्हें क्या मिला है? गोल्ड मेडल मिला है, ठीक है। ये चीज समझ में आई आपको? लेकिन जब लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो जो मनु भाकर थे इनको क्या है? इन्होंने जब शूटिंग चैंपियनशिप करी है तो इन्होंने कम ही अंक दिए हैं। लेकिन फिर भी जब पूरी टीम की काउंटिंग की जाती है अंकों की, तो अंक जो है वो सामने वाली टीम से क्या है? निकल करके ज्यादा आती है। तो इसलिए इनको क्या मिला है? गोल्ड मेडल मिला है। तो गोल्ड मेडल पूरी टीम को मिला है, न कि अकेले मनु भाकर को मिला है। लेकिन जब मनु भाकर अकेला खेलना स्टार्ट करती है ना, जब अकेला खेलना स्टार्ट करती है तो ये क्या पाते हैं? ये पाते हैं सिल्वर मेडल, ठीक है। यानी कि रैंकिंग की जाती है। मान लो कि ए बी सी तीन खिलाड़ी थी। मान लो ये 10 10 अंक पाए है तो ये 9 अंक पाए, और ये है 8 अंक पाए। तो इसको तो गोल्ड मिल गया, इनको सिल्वर मिला। तो ये जो बी है ना, यही है मनु भाकर। समझ में आई बात? आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। मैं आपको कल वाले करंट अफेयर्स में बताया था कि एक जो है मेघना सजनार सजनार, ये इन्होंने भी शूटिंग चैंपियनशिप में जब भाग लिया था तो ये कितने मीटर की? तो 10 मीटर की शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी। इसमें भाग लिया था तो इन्होंने भी जब टीम की तरफ से खेला था ना, टीम की तरफ से खेलने पर इन्हें गोल्ड मिला था। लेकिन जब ये इंडिविजुअल खेलते हैं तो इन्हें क्या मिलता है? इन्हें मिलता है ब्रॉन्ज मेडल, यानी कि कांस्य पदक। खास बात यह थी कि जो मेघना सजनार है ये 8 मंथ की क्या है? प्रेग्नेंट है। 8 मंथ की प्रेग्नेंट है। तो ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैं जस्ट बता रहा हूँ। क्योंकि जब आप स्टूडेंट चैंपियनशिप कर रहे हैं तो आपके लिए फोकस बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और जब आप 8 मंथ प्रेग्नेंट हो तो जो फोकस है ना, वो उतना नहीं आपका बन पाता। लेकिन फिर भी इन्होंने एक ऐसी मिसाल दी है कि जब आप किसी क्या नाम है, किसी गोल की तरफ अगर आप हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, आपके लिए कोई भी रुकावट नहीं है। इन्होंने एक अच्छी मिसाल पेश की है, ठीक है। तो ये कहाँ पे हो रहा है? तो ये जो एशियन शूटिंग चैंपियनशिप है ये कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है दिल्ली में, ठीक है। एशियन एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 नई दिल्ली में हो रहा है। नई दिल्ली में भी कहाँ? तो ये करणी सिंह जो शूटिंग रेंज है वहां पर हो रहा है। मनु भाकर कहाँ की रहने वाली है? हरियाणा की, जबकि मेघना सचनार कहाँ की रहने वाली है? ये है कर्नाटका की। कहाँ की है? कर्नाटका की। कर्नाटक की, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि टीम में कौन कौन थे, तो मनु भाकर थे, ईशा थे और रिदम सांगवान थे। इन तीनों ने मिलकर के स्वर्ण पदक जीता है। अगर मुकाबला की बात की जाए कि किसके साथ हुआ था, तो वियतनाम के जो खिलाड़ी हैं थुई ट्रांग न्यूगेन, इनके बीच ये कड़ा मुकाबला होता है। और दोनों ने मिलकर जब 35 ट्राई कर लिया, तो जिसके बाद फिर से एक शूट ऑफ हुआ था और न्यूगेन ने उसमें क्या किया?
स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। और मनु भाकर, ये देखे कि मनु भाकर का 25 मीटर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में यह पहला व्यक्तिगत एशियाई महाद्वीपीय पदक है, 25 मीटर में पहला है, याद रखिएगा। अगला सवाल बन रहा है कि भारत नीदरलैंड हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया या का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपको बताना है कि जो भारत और नीदरलैंड के बीच हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम है ना, प्रोग्राम है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है ना, ग्रीन हाइड्रोजन पे रिसर्च करना है, अनुसंधान करना है, और उसका जो क्षमता है, कैपेसिटी, जो कैपेबिलिटी है, उसको बिल्ड करना है। ये क्या है इसका मुख्य उद्देश्य। आप कहोगे सर ये है क्या, तो मैं बोलूंगा कि भाई देखो, फेलोशिप, फेलोशिप दिया जा रहा है, फेलोशिप दिया जा रहा है। तो क्या आपको मालूम है कि जो नीदरलैंड है ना, जो नीदरलैंड है, ये भाई साहब हाइड्रोजन के मामले में, हाइड्रोजन के मामले में ये बहुत आगे है, अग्रणी देशों में इसका नाम है भाई। ये इसके पास जो टेक्नोलॉजी है ना, ये बहुत आगे है। तो इंडिया यहाँ पे आता है, इंडिया यहाँ पे आता है और नीदरलैंड से कहता है कि भाई एक काम करो, मेरे जो वैज्ञानिक है ना, इनको भी लो, और मैं इनको आपके पास भेज दूंगा, और आप इन्हें ना ये तकनीक सिखा दो यार, हाइड्रोजन बनाने की टेक्नोलॉजी सिखा दो, टेक्नोलॉजी सिखा दो। आप कहोगे सर हाइड्रोजन बनाने में क्या दिक्कत है। भाई देखो, हाइड्रोजन ना, इंडिया चाहे कोई अदर जो देश है ना, वो हाइड्रोजन, इस टाइप का हाइड्रोजन नहीं बनाना चाह रहा कि जिसमें पॉल्यूशन हो। हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन बनाने की बात की जा रही है जिसमें, मतलब ग्रीन हाइड्रोजन की बात की जा रही है, ग्रीन हाइड्रोजन की बात की जा रही है। आप कहोगे सर ग्रीन हाइड्रोजन क्या है। मैं बोला देखो भाई, ग्रीन हाइड्रोजन की जब बात की जाती है ना, तो इसे इस तरीके से समझो। ग्रीन हाइड्रोजन की जब बात की जाती है, ठीक है, तो इसमें कहीं पे भी प्रदूषण का यूज होना ही नहीं चाहिए। आप कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल है। मैं बोलूंगा कि ये ऐसे पॉसिबल है कि जैसे मान लो H2O है, पानी है, तो पानी में से तो हम हाइड्रोजन को अलग कर सकते हैं ना। लेकिन कहोगे सर इसके लिए बिजली चाहिए, क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो आपको थर्मल पावर या इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ सकती है। तो मैं बोलूंगा तो वो तो काम पानी के द्वारा भी हो सकता है। चलो, पानी से भी क्या हो सकता है, बिजली बन सकती है। पानी से भी बिजली बन गई, और ये जो बिजली है, ये बिजली जाएगी, एक मशीन है, वो मशीन में जब पानी डालोगे तो वो जो मशीन है, वो हाइड्रोजन को क्या करेगी, अलग कर लेगी, क्या करेगी, हाइड्रोजन को अलग कर देगी। समझ आ रही बात। तो एक मशीन है, वो जो मशीन ही क्या करेगी, मशीन जो है वो पानी से हाइड्रोजन को अलग करेगी। और ये जो मशीन है, इस मशीन को चलाने के लिए आपको चाहिए बिजली। बिजली या तो आप पानी से ले सकते हैं, या फिर सोलर पैनल यानी कि सौर ऊर्जा से आपको मिलेगा, या फिर आपके पास एयर चाहिए, एयर का मतलब पवन चक्की से आप ले सकते हैं। ठीक है, देख रहे हैं, इन सब चीजों में जो रिन्यूएबल एनर्जी है ना, कहीं पर भी हमें प्रदूषण की जरूरत ही नहीं पड़ी भाई। बिजली बनाना है तो भी आप पानी से बनाइए, सोलर से बनाइए, या एयर से बनाइए। यहाँ से बिजली बन गई, और बिजली से क्या कर रहे हैं, आप निकाल रहे हैं किसका, पानी है, पानी से आप हाइड्रोजन को अलग कर रहे हैं, ऑक्सीजन को अलग कर रहे हैं। इसमें भी कहीं पे प्रदूषण नहीं हुआ। तो जब ये हाइड्रोजन अलग हो गया ना, बस इसी हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल यूज करने की बात की जा रही है, एज ए फ्यूल यूज करने की बात करें कि जब आप फ्यूल के रूप में इसका यूज करेंगे ना। अभी आप जैसे आप किसका यूज करते हैं, आप अभी जो फ्यूल का यूज करते हैं, इस ये जब निकलता है, जब गाड़ी से निकलता है, तो ये क्या जाता है, जब वायुमंडल में जाता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ये क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। लेकिन इसको, हाइड्रोजन को जब आप एज ए फ्यूल यूज करोगे ना, तो हाइड्रोजन जब निकलेगा, तो हाइड्रोजन प्लस वायुमंडल में उपस्थित जो ऑक्सीजन है, इनसे मिल करके ये क्या बना देगा, उसको तुरंत पानी बना देगा। देख रहे हैं, तो कहीं पे भी आप ये नहीं देखेंगे कि प्रदूषण इससे होने वाला है। तो बस इंडिया यही चाह रहा है कि भाई हम क्या करें, किसी भी तरीके से हाइड्रोजन को बनाने का टेक्नोलॉजी हमें मिल जाए। तो इसी के लिए वो इंडिया चाह रहा है कि इसे भेज दिया जाए। तो ये प्रोग्राम बस इसी के लिए है। समझ में आ रही बात। तो ये क्या है कि मैंने आपको बता दिया कि ये क्या है कि पढ़ाई और रिसर्च की एक स्कीम है। और इसमें जो भारत के वैज्ञानिक, हाँ ये चीज़ समझिए कि जो वैज्ञानिक है, कौन कौन जाएगा, वैज्ञानिक और जो स्टूडेंट है, वो नीदरलैंड जा करके सीखेंगे कि पानी से सस्ते और साफ यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनाई जाती है।
इसमें अब कौन कौन जाने वाला है, तो 19 आईआईटी जो है हमारी है उनसे, और जो डीएसटी है यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये इधर से, और जो यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रोनिंगेन जो किसके नीदरलैंड के है, इन दोनों लोगों के बीच क्या किया गया है, MOU साइन हुआ है, मेमोरेंडम साइन हुआ है, ठीक है। अब हमारे देश से जो पीएचडी के छात्र है, जो रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक है, ये सब नीदरलैंड जाएंगे और वहाँ का जो तकनीक है वहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि इससे क्या होगा, प्रदूषण कम होगा, जो नौकरियां हैं वो भारत में हाइड्रोजन सेक्टर में नए एक्सपर्ट्स तैयार होंगे, और पेट्रोल और डीजल जो है इन पर निर्भरता क्या होगी, कम होगी, क्योंकि हमें हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस सब ईंधन की। तो इस पे क्या होगी, निर्भरता कम होगी, निर्भरता सबसे ज्यादा किस पर होगी, तो वो होगी हाइड्रोजन पे। समझ में आ रही बात की कितनी बड़ी चीजें चल रही है। और आपको मालूम है कि ग्रीन हाइड्रोजन जो है, ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर सभी बहुत सारे देश जो है ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर काम कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो ग्रीन अमोनिया है, ग्रीन अमोनिया है, इसका भी क्या किया जा रहा है, इसका भी एक जो पूरे विश्व की सबसे बड़ी जो फैक्ट्री है वो कहाँ पे खोली जा रही है, बनाने वाली, काकीनाडा में खोली जा रही है, काकीनाडा में खोली जा रही है। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया गए थे, तो वहां पे उन्होंने बोला कि यहाँ पे भी आइए और हमारे देश में ग्रीन हाइड्रोजन पे क्या करिए, निवेश करिए, क्या करिए, निवेश करिए। तो देख रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात करते हैं कि नीदरलैंड की, तो नीदरलैंड भाई साहब आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है ये जो आपका यूरोप है, यूरोप में आप जाइए, यूरोप में आपको देखने को मिलेगा ये जो नीदरलैंड है, इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको यहाँ पे द हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, UN वाला, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। इसकी जो राजधानी है वो एम्स्टर्डम है, और प्रशासनिक जो केंद्र है वो द हेग है, और मुद्रा यहाँ की जो है वो यूरो है। और भौगोलिक नाम की बात किया जाए तो ये लो कंट्रीज में आता है, क्योंकि इसका जो 26% हिस्सा है वो समुद्र तल से क्या है, नीचे है। और ये यहाँ पे एक बंदरगाह है, उस बंदरगाह का नाम है रॉटरडैम, और यूरोप का सबसे व्यस्ततम पोर्ट में से भी ये एक है। संस्थापक सदस्य की बात करें तो यूरोपियन यूनियन का भी एक क्या है, यूरोपियन यूनियन का भी एक सदस्य है, संस्थापक है, और नाटो जो है उसका भी एक संस्थापक सदस्य है। अगला सवाल की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में सेशल्स के लिए 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की। इस वित्तीय सहायता की सही संरचना क्या आपको बताना है, कि 100 मिलियन जो है वो लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में दिए हैं, जबकि 75 मिलियन जो है वो अनुदान में यानी कि गिफ्ट में। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब ये समझिए कि ये कर्ज के रूप में दिया गया है, कर्ज के रूप में। और अनुदान का मतलब ये समझिए कि ये क्या है, ऑफर यानी कि गिफ्ट के तौर पे दिया गया है, गिफ्ट के तौर पे दिया गया है, ठीक है। तो बताइए कि जो हुआ है वो क्या है, 100 मिलियन जो है वो लाइन ऑफ यानी कर्ज के रूप में दिया गया है, 75 मिलियन गिफ्ट के तौर पे दिया गया है, या 175 मिलियन जो है वो कर्ज के रूप में दिया गया है, और 50 मिलियन जो है वो गिफ्ट के तौर पे दिया गया है। तो आपका जो बी ऑप्शन सही है कि 125 मिलियन जो है वो कर्ज के रूप में दिया गया है, जबकि 50 मिलियन जो है वो किसके रूप में दिया गया है, वो अनुदान के रूप में यानी कि गिफ्ट के तौर पे दिया गया है, ठीक है। तो हमारे जो ये जो अभी हमारे देश में आए थे, कौन, सेशल्स के जो राष्ट्रपति हैं पैट्रिक हरमनी, कौन, पैट्रिक हरमनी, ये हमारे देश में आए थे। जब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं तो ये जब मिलते हैं तो वो इनको देते हैं 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर देते हैं, ठीक है। जब 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर देते हैं तो ये कर्ज के रूप में देते हैं, कितना, लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में देते हैं 125 मिलियन, जबकि 50 मिलियन जो है इन्होंने गिफ्ट के तौर पे दिया है। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब इनसे ब्याज तो वसूला जाएगा, ब्याज वसूला जाएगा, और उसमें भी एक खास बात और हो जाती है कि मान लो 125 मिलियन में से आपने केवल 50 मिलियन ही खर्च किया, तो 50 मिलियन पर ही टैक्स लगेगा, ब्याज लगेगा, पूरे पे नहीं लगेगा 125 पे। और 125 में ये भी जो ब्याज होता है ना, ये नाम मात्र होता है, क्या होता है, नाम मात्र होता है, तो इस हिसाब से दिया जाता है, ठीक है। विशेषता जो है वो कर्ज भारतीय रुपए में दिया गया है, और कुल जो समझौते हुए हैं वो 7 विषयों पे हुए हैं, यानी कि 7 चीजों पे हुए हैं।
लेकिन उसमें से जो मेन है आप देख सकते हैं। प्रमुख सेक्टर जो है वो है कि सोशल हाउसिंग, समुद्री सुरक्षा और ई मोबिलिटी। ये किस लिए दिया गया है? ये इसलिए दिया गया है कि भाई साहब आप लेके जाना, आप अपने देश में क्या करना, जो आप शिक्षा है उस पर खर्च कर लेना, जो आपका एम्बुलेंस है उस पर खर्च कर लेना, एम्बुलेंस है, आपका जो सुरक्षा है उस पर खर्च करना। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे क्या है, दिया गया है खर्च करने के लिए। ठीक है, क्योंकि सेशल्स मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि सेशल्स हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे 1000 मीट्रिक टन अनाज और दालें भी दी गई है। और ये सब काम किस लिए किया जा रहा है कि जो हमारा विजन है ना, सागर और महासागर जो विजन है इसके तहत किया जा रहा है, और हिंद महासागर में रणनीतिक पकड़ मजबूत करने के लिए। क्योंकि आपको मालूम है कि जो इंडिया है ना, आपको मालूम है कि जो इंडिया है, ये देखिए, ये इंडिया है, ये क्या है, या ये वाला यहाँ से बांग्लादेश है, ये पूरा बांग्लादेश है। ठीक है, तो ये जो इंडिया है ना, तो आप देख रहे होंगे कि जो चाइना है वो हर तरीके से, क्योंकि ऊपर भी कब्जा करना चाह रहा है, इधर इधर भी आना चाह रहा है, ये बांग्लादेश में तो आ ही गया है, इधर श्रीलंका में। तो ये चाह रहा है कि हर जगह से भारत को क्या करे, भारत को घेर करके रख ले। ठीक है, घेर करके रखे। इसलिए हमारे अगल बगल जो है ना, हमारे अगल बगल जो देश है ना, यहाँ पे देखेंगे तो आप मालदीव यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो मालदीव वाला एरिया है ये सब देखने को मिलेगा। तो मालदीव में भी उसने अपनी पैठ बना रखी। तो हर तरीके से जो है चाइना हमें घेरने की कोशिश करता है और घेर करके रखता है। ठीक है, एक तरीके से ये क्या करता है, एक तरीके से हमें क्या किया है इसने, ये बना दिया है, माला पहना दिया है। और इसी माला को ये बोलता है पर्ल। ठीक है, तो ये जो सेशल्स है ना, ये सेशल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप कहोगे क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर चाइना के आने का मतलब है कि हमारी जो सामरिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो हम क्या है, घिस जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे जो अगल बगल वाले, जैसे सेशल्स हो गया, मेडागास्कर हो गया, यहाँ पे मालदीव हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, इन सब के साथ हमारे संबंध अच्छे होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इधर नेपाल हो गया, क्योंकि ये सब अगर सही रहेंगे तो जो चाइना है वो हमें कुछ कर नहीं सकता हमारा। क्योंकि मान लो कि आपका यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे मान लो रॉकेट लॉन्च होने वाला है, चाइना आकर के यहीं पे अपना अड्डा गाड़ के खड़ा हो गया, क्या ही कर लोगे? तो इसलिए हमारे जो अगल बगल वाले देश है वहाँ हमारी जो मित्रता है वो अच्छी होनी चाहिए, हमारे जो संबंध है वो क्या होनी चाहिए, अच्छे होने चाहिए। तो इसीलिए जो सेशल्स है ना, सेशल्स पे एक अजम्पसन आइलैंड है, क्योंकि ये 125 आइलैंड का एक छोटा सा देश है। क्या है? आइलैंड का एक छोटा सा देश है। ये क्या है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है। ठीक, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है, अफ्रीका महाद्वीप में आता है। और यहीं पे एक अजम्पसन अजम्पसन आइलैंड बन रहा है, अजम्पसन आइलैंड है। और यहाँ पे एक नेवल बेस क्या किया गया है, बनाया गया है। ठीक है, जो जहाँ पे नेवी रहेगी, और जो नेवी रहेगी तो यहाँ पे जो आपदा राहत सामग्री, या फिर यहाँ पे जो पायरेसी होती है, यानी कि जो ये सोमालिया वमालिया के जो डाकू इधर घूमते फिरते रहते हैं, उससे क्या हो सकता है, सुरक्षा मिल जाएगा। कोई सुनामी उनामी आती है तो उससे भी सेशल्स को क्या मिलेगा, सुरक्षा मिलेगा। ठीक है, प्रमुख अगर समूह की बात करें तो अफ्रीका यूनियन का, यूएन का, IORA का और राष्ट्रमंडल का ये क्या है, सदस्य है। चूंकि ये 1976 में यूके से क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था, इसलिए ये किसका सदस्य है, राष्ट्रमंडल का भी ये सदस्य है। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में अपने इंजीनियरिंग केंद्रों के माध्यम से अपनी दो नैनोमीटर सबसे उन्नत 2 नैनोमीटर चिप का डिजाइन पूरा करके, यानी कि टेप आउट पूरा करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है? तो ये किया है क्वालकॉम। क्वालकॉम ये जो एक कंपनी है, इसने एक इतिहास ही रच दिया है भाई। इसने क्या किया है, इतिहास ही रच दिया है। क्योंकि आपको मालूम है कि जो चिप है ना, चिप चिप में लगे होते हैं ट्रांजिस्टर। क्या है, ट्रांजिस्टर। और ये जो ट्रांजिस्टर होते हैं ना, ये जितना ज्यादा छोटे रहेंगे, ये जितने छोटे रहेंगे उतना ही क्या काम करेंगे, कम बैटरी खाएंगे। क्या करेंगे, कम बैटरी खाएंगे। तो ये जो क्वालकॉम कंपनी है ना, क्वालकॉम कंपनी है, इसने टेप आउट किया है। टेप आउट करने का मतलब क्या है, टेप आउट करने का मतलब सीधा सा समझिए कि टेप आउट करने का मतलब होता है डिजाइन बनाना।
और भारत ने डिजाइन बना लिया है। ठीक है, डिजाइन बना लिया है। जैसे इसने डिजाइन बनाया ना, ये उन देशों में भाई साहब शुमार हो गई जिन देशों में बड़े बड़े देश नहीं जा पा रहे। जैसे अभी अगर बात किया जाए कि 2 नैनो का जो माइक्रो चिप है, जो नैनोमीटर का चिप है, इसमें अमेरिका है, ताइवान है, साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया है। बस इतने गिने चुने ही देश आ रहे हैं भाई। अब इसमें जो है वो भारत का भी नाम आ गया। यहाँ तक कि जो चाइना है ना, चाइना चाइना भी यहाँ पे नहीं है। चाइना का भी इसमें नाम नहीं है। चाइना तो 7 7 नैनोमीटर का जो चिप है उसमें अभी बीच में एक आई थी सूचना कि ये 5 नैनोमीटर तक का भी चिप ये बना पा रहा है। लेकिन 2 नैनोमीटर का चिप अभी तक इसने भी नहीं बना पाया है। तो आप सोचिए कि किस हिसाब से। अब जैसे आप 2 नैनोमीटर का चिप बना लेंगे ना, तो आपका जो फोन होगा, आपका जो एआई होगा, ये सब बहुत धड़ल्ले से काम करेंगे, बहुत तेजी से काम करेंगे। और इसके लिए जो बैटरी होगी ना, वो उसकी जो खपत होगी वो बहुत कम होगी। सपोज करिए कि अभी आपकी बैटरी जो है वो चल रही है कि मान लो 10 घंटे चल रही है। जैसे ही नैनो चिप लग जाएगा तो बैटरी की खपत कम होगी, तो आपकी जो मोबाइल की है उसकी जो लाइफ है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। यानी कि ये हर एक क्षेत्र में क्या है, तूफान लाने वाला है। ये कहीं ना कहीं ये एक हब टाइप का बनने वाला है। ठीक है, तो अभी क्या है कि सबसे बड़ी बात क्या होती है, चिप अगर आपको बनानी, तो सबसे बड़ी बात होती है कि आप उसके डिजाइन को बना लो। अब ये क्या है कि डिजाइन इंडिया ने बना लिया है। अब इसको क्या करेगा कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए देगा। मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप ये कहीं पे भी विदेशों में इसको भेजेगा। जैसे मान लीजिए कि ये सैमसंग को ही क्या कर सकता है, सैमसंग को ही भेज सकता है। तो ये क्या भेजेगा, सैमसंग को मैन्युफैक्चरिंग के लिए। लेकिन जो सबसे मेन काम होता है, सबसे कठिन काम होता है, वो डिजाइन करना होता है। और डिजाइन करने में भारत क्या है, ये उपलब्धि हासिल कर लिया है। तो भारत कहीं ना कहीं भाई साहब ये एक से बड़े एक कारनामे करते हुए ये आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ की कंपनी है, ये है ये हैदराबाद की। और इसका जो डिजाइन है बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद के केंद्रों में क्या किया गया है, इसको तैयार किया गया है। ठीक है, क्वालकॉम कंपनी, इसको याद रखेगा, ये दुनिया की सबसे उन्नत 2 नैनोमीटर चिप का टेप आउट हुआ है, डिजाइन तैयार किया गया है। जो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव है, उन्होंने बेंगलुरु में इसको किया है। भारत अब जो है हाई एंड चिप डिजाइन का ग्लोबल हब क्या हो गया, बन गया है। अब इसमें अरबों ट्रांजिस्टर, क्योंकि एक जो बनता है चिप ना, उसमें अरबों ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं भाई, एकदम छोटे छोटे। और जो एआई और स्मार्टफोन को क्या करेगा, सुपर फास्ट बनाएगा। आप जैसे एआई को देंगे ना, एआई को जैसे ही आप कोई कमांड देंगे, वो तुरंत जवाब देगा आपको। ठीक है, अगला सवाल है कि 2024 और 25 में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश कौन सा बना है। तो वो बना है चाइना। आपको मालूम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसका मतलब क्या है। भाई साहब, इसका मतलब ये है कि ऐसा कौन सा देश है जो अपने रिसर्च यानी कि खोज करने पर और अपने देश के विकास में के लिए सबसे ज्यादा पैसे खर्च करता है, सबसे ज्यादा पैसे खर्च करता है। तो ऐसा करने वाला देश कौन सा है, चाइना है। क्योंकि चाइना, जैसे आप सपोज करिए कि आप एक मोहल्ले में हैं और उस मोहल्ले में बहुत सारे लोग हैं, और सारे लोग क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई नई नई चीजें खोज रहे हैं। तो उसमें बात यही की जा रही है कि अगर आप खोज रहे हैं तो आप अपने खोज पर कितने पैसे लगा रहे हैं, आप कौन कौन से मशीन ला रहे हैं, वो किस तरीके से उसका यूज कर रहे हैं, यानी टेक्नोलॉजी क्या है। उन सब चीजों पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश कौन सा है, तो वो है चाइना। उसके बाद सबसे पहले तो अमेरिका था। अमेरिका को लगता था कि मैं ही ऐसा बंदा हूँ जो सबसे ज्यादा खर्च करता हूँ, लेकिन उसको पछाड़ करके चाइना आगे निकल गया। ठीक है, टॉप 10 देशों में भारत भी आता है। भारत को अगर देखा जाए तो भारत जो है 7वें नंबर पे आता है। आप कहोगे कि सर ये आपको कैसे मालूम, कैसे आप ये चीजें बता रहे हो। तो ये जो डेटा है वो 2024 और 25 का है। और ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये रिपोर्ट जो आई थी उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये चीजें याद रखेगा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। भारत जो खर्च करता है वो करता है 75.7 बिलियन करता है, जबकि 785.9 बिलियन करता है कौन देश, चीन करता है। और 781.8 बिलियन करता है अमेरिका। ठीक है, तो ऐसा पहली बार हुआ है कि जो चीन है वो अमेरिका को पछाड़ा है। यानी कि चीन पहली बार में ही कहाँ पहुंच गया है, अमेरिका। अमेरिका को लगता था भाई मैं तो सबसे आगे हूँ, मैं ही सबसे ज्यादा खर्च करता हूँ। चाइना ने बोला रुक मैं खुद आ रहा हूँ।
तो चाइना क्या है, नंबर वन पे चला गया। कितना खर्च करता है, 785.9 बिलियन। ठीक है। और ये सबसे बड़ा, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा खर्च करने वाला क्या है, देश है, सबसे ज्यादा पैसे खर्च करने वाला देश है। अगर वैश्विक खर्च की यानी कि इन सब ने जो खर्च किया है ना, अगर पूरी बात की जाए तो पूरी दुनिया ने कुल कितना 2.87 ट्रिलियन किस पे खर्च किया है, केवल रिसर्च पे खर्च किया है। ठीक है। अगला सवाल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी टेक्नोलॉजी से ही, सारी चीजें टेक्नोलॉजी से ही चल रही है यार। कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण, आदिवासी और दूरस्थ कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए स्पेस एक्स के स्टार लिंक के साथ एक आशय पत्र, यानी कि LOI साइन किया है। LOI का मतलब होता है कि लेटर ऑफ इंटेंट। क्या होता है, लेटर ऑफ इंटेंट। तो ये किसके साथ हुआ है, ये हुआ गुजरात के साथ। आप कहोगे सर हुआ क्या, वो बताओ पहले। मैं बोलूंगा भाई सुनो पहले। जैसे क्या है कि आपने देखा होगा कि कुछ गांव हो गए या कुछ पर्वतीय क्षेत्र हो जाते हैं, कुछ पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं। या फिर आपने देखा होगा समुद्री एरिया, समुद्री क्षेत्र। अब यहाँ पर क्या है ना, कि हर जगह नेटवर्क तो मिलते नहीं है। आप कहीं पे जाएंगे, आपको लगते हैं पहले ही यहाँ पे नेटवर्क इशू आने लगते हैं। नेटवर्क इशू जब आता है तो बातचीत भी नहीं हो पाती है। नेटवर्क इशू आता है तो बातचीत भी नहीं हो पाती। मान लो बातचीत सपोज करो हो पा रही है, सपोज करो बातचीत हो जा रही है, इतना नेटवर्क आ रहा है, लेकिन जब आप इंटरनेट यूज करने के लिए गए, इंटरनेट यूज करने के लिए गए तो साला ये इंटरनेट ही नहीं आ रहे। अगर इंटरनेट मान लो आ भी रहे तो आपको चाहिए कि मुझे 5G चाहिए या 4G तक तो चाहिए कि मतलब काम तो चल सके, लेकिन काम ही नहीं हो पा रहा है। और अगर आप देखेंगे तो इस समय क्या चल रहा है, इस समय चल रहा है डिजिटल, डिजिटल जमाना चल रहा है। तो अब ये समय है डिजिटल इंडिया का। और डिजिटल इंडिया में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो पिछड़े हुए हैं, जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा ही नहीं है, नेटवर्क की सुविधा ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं भाई डिजिटल इंडिया का सिद्धांत ही यही था कि पूरी इंडिया में कोने कोने तक नेटवर्क पहुंचाए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया का तो ये उल्लंघन हो ही गया। जब उल्लंघन हो गया तो इसको देखते हुए हमारी भारत सरकार ने कहा, तो भारत सरकार में भी गुजरात पहला राज्य बना है। कहा कि नहीं नहीं, हम अपने राज्य में हर जगह पहुंचाएंगे, हर जगह कनेक्टिविटी देंगे। तो बोला कि ठीक है, कि ये कनेक्टिविटी पहुंचेगी कैसे। अब कनेक्टिविटी पहुंचानी है आपको, तो या तो केबल का यूज करना पड़ेगा। और वो केबल जो है आप तो कहाँ पे लेके जाओगे, जमीन के नीचे से खोद करके लेके जाओगे, लेकिन कितना लेके जाओगे यार। मान लो गांवों में पहुंचा दे, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में कैसे पहुंचाओगे भाई। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात होगी। अ, चलो इधर भी पहुंचा दिया, अब समुद्री क्षेत्र में कैसे पहुंचाओगे। समझ में आ रही बात। तो ये होगी बहुत बड़ी प्रॉब्लम। जब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है तो ये बोलते हैं कि ठीक है, अभी रास्ता क्या है। तो इनको कोई आकर के बता देता कि भाई रास्ता एक है, और वो रास्ता है एलन मस्क। एलन मस्क। एलन मस्क जब नाम लिया तो एलन मस्क कहने का मतलब है कि वो रास्ता है स्टार लिंक। आपको मैंने बताया कि अभी जो एलन मस्क है वो 852, यानी कि सबसे ज्यादा 800 बिलियन, $852 बिलियन रखने वाला, यानी कि 800 पार करने वाला जो ये बंदा है, सबसे ज्यादा संपत्ति रखने वाला ये बंदा हो गया। ठीक है, $852 बिलियन। तो एलन मस्क है, तो स्टार लिंक का सुझाव इनको मिला। तो हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब है वो भागते भागते जाते हैं और बोलते हैं स्टारलिंक, भाई तू आ जा चल, तुझे जरूरत है। ये बोले मुझे क्या जरूरत है। बोले भाई तुझे गांव में जाना है, पर्वतीय क्षेत्र में जाना है, पहाड़ी क्षेत्र में जाना है, समुद्री क्षेत्र में जाना है, सब जगह तेरे तेरा जरूरत है यार। तेरे बिना काम नहीं होने वाला है। जब काम नहीं होने वाला है तो ये बोलता है स्टारलिंक ठीक है, तो मैं तो आऊंगा ही। तो बोला ठीक है, बहुत बढ़िया बात है कि आओगे। तो ये अब आप सोचोगे सर ये स्टारलिंक क्या है। स्टारलिंक ऐसा है क्या कि ये जमीन में अपने खुद ब खुद खुद जाएगा, या इनके पास कोई ऐसी तकनीक है। भाई स्टारलिंक कुछ नहीं, स्टारलिंक क्या है, एलन मस्क साहब ने ना हजारों, क्या किया है, हजारों सैटेलाइट छोड़ रखा है। सैटेलाइट छोड़ रखा है, कहाँ पे छोड़ा इसको। तो जो हमारी पृथ्वी है ना, पृथ्वी की जो लो अर्थ ऑर्बिट है ना, यानी कि सबसे निचली
जो कक्षा है वहां पे छोड़ रखा है। और ये जो लो अर्थ ऑर्बिट है ना, ये इसमें छोड़ रखा है, तो ये क्या है कि ये पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। ये चक्कर लगा रहे हैं, तो जब ये स्टारलिंक आ जाता है तो वो आपको कुछ भी नहीं करना होता है। आपको गांव में, जहाँ पे गांव है वहां पे एक थोड़ा सा बड़ा सा एंटीना लगाना पड़ता है, और वो जो एंटीना है वो रिसीवर होता है। वो स्टारलिंक का जो ऊपर उपग्रह है, यहाँ से क्या है, यहाँ से ये रेज को पकड़ता है, और ये जो रेज आती है फिर इसको, ये जो टावर है ये क्या करता है, ये भेजता है सबके मोबाइलों पे, ठीक है। सबके मोबाइलों पर ये भेज देता है। तो समझ में आ रही बात, ये है स्टारलिंक। तो बोला कि ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, लेटर ऑफ इंटेंट क्या किया है, साइन किया है। अब कहोगे सर लेटर ऑफ इंटेंट क्या है, मैं बोलूंगा भाई देखो, लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो साइन अगर हो गया तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट से पहले एक मतलब नमूने के तौर पे देखा जा रहा है कि भाई चलो ठीक है, मैं ये साइन कर देता हूँ, ये चीजें ऐसे ऐसे होने वाली है। तो हम उसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे देखने वाले हैं, यानी कि एक नमूने के तौर पे देखने वाले हैं। फिर अगर हमें पसंद आया तो हम इससे करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, फिर तब साइन करेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। ये भागीदार की बात करें तो गुजरात सरकार की तरफ से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग जो है उसने, और स्पेस एक्स की सहायक कंपनी जो है वो स्टारलिंक ने क्या किया है, स्टारलिंक ने इसके साथ एलओएल साइन किया है। गांधीनगर में जो वाइब्रेंट गुजरात है संबंधित जो कार्यक्रम हुआ था उनके बीच ये साझा हुआ है। और इसकी जो सबसे पहले शुरुआत की जाएगी नर्मदा और दाहोद, ये दो जिले हैं, और यहाँ पर ये शुरुआत की जाएगी। ये जिले आप याद रखिएगा, ये जिले आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। जो सुदूर आदिवासी जो क्षेत्र है वहां पर ये क्या किया जाएगा, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको देखा जाएगा। प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट का मतलब है कि पहले इस छोटे से क्षेत्र में उसका नमूना देखा जाएगा कि कैसे काम ये करने वाला है, ठीक है। तो ये लो अर्थ ऑर्बिट में ये जो क्षेत्र होगा केवल ग्रामीण गांव नहीं होंगे, बल्कि जो कोस्टल एरिया होंगे वो होंगे, बॉर्डर सुरक्षा ये सब चीजें होंगी महत्वपूर्ण। ये ऐसा करने वाला जो है ये अग्रणी राज्य बना, यानी कि पहला राज्य ये बना है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि जो फरवरी है, फरवरी महीने में आपको जैसे अगर देखा जाए तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया है। 2 तारीख को फरवरी में विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया है, यानी कि वेटलैंड्स डे मनाया गया। आप ये बता देना कि अभी वेटलैंड्स डे में है तो कितने हमारे पास वेटलैंड्स है, ये आपको सवाल है, ये आपको बताना है, ठीक है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया, और 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस। 11 फरवरी को क्या मनाया जाएगा, 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस। और 13 फरवरी को क्या मनाया जाएगा, विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस, सरोजिनी नायडू की जयंती भी, ठीक है। 20 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय महिला दिवस। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस है, जबकि 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे, किस लिए, सीवी रमन जी के द्वारा जो रमन प्रभाव खोजा गया था उसकी याद में। कौन मनाएगा इसको, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा ये मनाया जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। रिवीजन की बात करते हैं तो 8 फरवरी को जापान के आम चुनाव में किसने शानदार जीत की, तो किसकी शानदार जीत हुई, तो ये सनाए तकाइची, ये क्या हुई, इनको ज्यादा से ज्यादा वोट मिले, कितना, 316 इनकी पार्टी को मिला है। कौन सी पार्टी, डेमोक्रेटिक जो पार्टी है उसको मिला है, ठीक है। भारत के यूपीआई यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को मलेशिया के किस भुगतान तंत्र के साथ जोड़ा गया है, तो ये किसके साथ, ये पेनेट के साथ जोड़ा गया है। नीति आयोग ने 2025 तक किस राज्य को रिन्यूएबल एनर्जी हब के रूप में विकसित करने का काम किया, तो यह है आंध्र प्रदेश के साथ 2035 तक क्या किया जाएगा, रिन्यूएबल बनाने के लिए काम किया गया। स्वच्छता पखवाड़ा 2025 के दौरान किस भारतीय बंदरगाह को प्रथम पुरस्कार यानी कि सबसे स्वच्छ बंदरगाह बनाया गया है, तो यह है पारादीप। कौन है ये, पारादीप। मेघना सजना ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में किस स्पर्धा में व्यक्तिगत पदक जीता, तो ये किस किस में जीता है, 10 मीटर का जो एयर पिस्टल हुआ था उसमें इन्होंने जीता है, ठीक है।
तो थैंक यू सो मच। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आई होप कि मैंने जो कुछ भी पढ़ा है आपको बहुत अच्छा से पसंद आएगा। मैंने सब चीज़ें आसान भाषा में समझाने की आपको कोशिश करी है।